बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज तोप कविता पढ़ाऊंगी और जो वीरेंद्र डंगवाल की लिखी हुई है स्पर्श भाग 2 की ये पाठ 7 तोप कविता है वीरेंद्र डंगवाल की, जिसमें तोप के को ये माना है कि ये प्रतीक अर्थात निशानी और धरोहर अर्थात विरासत दो तरह की होती है। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हम अपने देश और समाज के प्राचीन उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं, और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब कहाँ गलती हुई है, जिसके कारण देश की कई पीढ़ियाँ गहरे दुख और कष्टों को उन्हें झेलना पड़ता है। तो इस प्रतीक को बताने के लिए वीरेंद्र डंगवाल ने तोप कविता को माध्यम चुना, और जिसमें ये बताया है कि भारत में व्यापार करने आए अंग्रेज शासक हमारे यहाँ आए और अंग्रेज हमारे शासक बन के बैठ गए। उन्होंने कुछ बाग बनवाए, तमाम ऐसी स्मृतियाँ अपनी छाप छोड़ दी जो लोगों को आज भी याद आ जाती है। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ बाग बनवाए थे, जिनमें से एक बाग है कंपनी बाग, और जिसमें उन्होंने 1857 की लड़ाई का एक प्रतीक रखा, एक याद रखी है तोप, जिसमें कि दो निशानियों के रूप में एक कंपनी बाग और दूसरा वो तोप। तो इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में ऐसी दो निशानियों का वर्णन किया है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। इस आप इतिहास पढ़ते हैं, अच्छे से जानते हुए भारत में उसका स्वागत हुआ, लेकिन उसने यहाँ आके अपने पैर जमा लिए और धीरे धीरे वो हमारे लिए हमारा शासक बन गई, हम उसके गुलाम हो गए, अपनी याद उसने छोड़ दी। तो उसी याद के आधार पर ये कविता रची गई है तोप, जिसमें कंपनी बाग में जो रखी गई है ये तोप, उसी को देखकर संभवतः वीरेंद्र डंगवाल के मन में कुछ ऐसी भावनाएं आई होंगी जिसको देखकर उन्हें लगा कि इस पर कुछ रचना चाहिए, तो उन्होंने लिखा है कविता के बारे में। और ऐसा माना जाता है कि पराधीन भारत में अंग्रेजों ने अपना खौफ कायम रखने के लिए ही संभवतः कंपनी बाग में प्रवेश द्वार पर ही एक तोप रखवा दी थी। 1857 में रखी गई इस तोप को देखा जाए तो इसकी बड़ी देखभाल भी होती थी। साल में 2 बार इसे चमकाया जाता था, दिखाई जाती थी। और तो और शासक उन्होंने बहुत सारे बाग बगीचे बनवाए, तोपें भी तैयार की। देश को फिर से आज़ाद करने का सपना देखने वाले जाबाजों को इन तोपों ने मौत के घाट उतार दिया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को बेकार कर दिया। फिर भी हमें इन निशानियों के माध्यम से याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और इस तरह हम पर हुक्म ना जमा पाए, जिसके इरादे अच्छे न हों और फिर भी यही परिस्थितियां बने, जिनके घाव आज भी हमारे हृदय पर ताज़े हैं। भले ही अंत में उस तोप भी उसी काम में किसी के काम नहीं आई जिस काम के लिए उस तोप रखी गई थी। आज उस पर बच्चे खेलते हैं, बच्चे उस तोप को खिलौना बना लिए हैं। तो उसी तोप पर आधारित ये कविता कवि ने लिखी है, जिसमें बताया है ये सारी चीज़ें कि ये अपने काल में कभी बड़े बड़े सूरमाओं को डराए रहती थी, मगर आज उसकी स्थिति ये है कि लोग उसे सिर्फ देखने जाते हैं। इसलिए जाते हैं क्योंकि वह 1857 की युद्ध की याद है, तो उसे देखने जाते हैं, एक मनोरंजन की वस्तु बनी हुई है। आज स्थिति है कि छोटे बच्चे भी उसे कुछ नहीं समझते हैं, उसे खिलौना और घुड़सवारी की तरह समझते हैं। उनके हटते ही और वहाँ के जीव जंतु उसमें खिलौना समझ करके उसमें घुसते रहते हैं, खेलते रहते हैं। चिड़िया गौरैया घोंसले बनाती हैं, उसमें इस पार से उस पार निकलती रहती हैं। कई तो उसके अंदर घुस करके शैतानियाँ करती हैं, जैसे उनके लिए भी वो खिलौना हो। और
ये बताती हूँ कि समय एक सा न रहता। उन चिड़ियों ने भी जैसे लगा कि तोप को जवाब देना सीख लिया, कि वो भी उनसे कहती हूँ कि समय एक सा नहीं रहता, कभी ना कभी ऐसी स्थिति सबकी आती है। तोप चाहे कितनी बड़ी हो, हमेशा के लिए यूं ही बनी रहेगी, ये कहना बहुत कठिन है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ भी कवि ने इसी तरह से कविता में इन सारी चीज़ों को बताया है कि 1857 की इस तोप को कंपनी बाग में रखा गया है, और कंपनी बाग के मुहाने पे बल्कि रखा गया है। मुहाने पर रखने के कारण ये है कि आते जाते सैलानी, घूमने वाले, फिरने वाले बच्चों को खेलने के लिए उसका उपयोग हो रहा है। वो ये भूल जाते हैं कि ये वही 1857 की तोप है जिसने कभी सुरमाओं को डरा दिया था, जिसने कभी धज्जियाँ उड़ा दी थी लोगों की। लेकिन नहीं, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि वो बच्चों के लिए खिलौना और चिड़ियों के लिए घोंसला बनाने की जगह बन गई है। तो यही कवि बताना चाहते हैं कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, कोई ना कोई दिन ऐसा अवश्य होता है कि वो बंद होगा ही। कंपनी बाग में एक याद तो ज़रूर है उसके अंदर कि एक 1857 की तोप रखी है, प्रदर्शनी हो गई, लोग उसे देखने जाते हैं और इसको एक याद की तरह देखते हैं। तो उसी कंपनी बाग की तोप का वर्णन कवि ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। तो यहाँ पर जो कविता रची है उसमें ये दिखाया है कि उस कंपनी बाग में घुसते ही प्रवेश द्वार, जिसे कहना चाहिए, उस प्रवेश द्वार पर पहुँचते ही जैसे लगा कि स्वागत के लिए वो तोप रखी हुई है, आज भी वहाँ है रखी। तो उसी मुहाने पर उसका दर्शन पहले होता है, एक आकर्षण का केंद्र है ये कहना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि 1857 की वो याद है। तो जो भी कहिए, लेकिन कुल मिला के कवि ने यहाँ पर ये बताया है। अब मैं कविता को पढ़ूँगी, आपको कविता सुना के उसके कठिन शब्दों के अर्थ बताऊँगी, फिर उसके अर्थ के आधार पर काव्य सौंदर्य बताऊँगी, फिर आपको उसकी सारी जानकारी देते हुए मैं कविता के भावार्थ को बताऊँगी। तो मैं सबसे पहले कविता पढ़ती हूँ। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो देखिए कितनी अच्छी बात कवि ने कहा है कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, कि वहाँ रख दी गई है, सजा दी गई है, सजावट की वस्तु बन गई है, तो धर रखी गई है। कितना शब्दों का प्रयोग देखिए कि कितने सुंदर ढंग से उन्होंने इसी एक बात को कहा कि धर रखी गई है, यानी वहाँ रख दी गई है। हिफाजत के नाम पर तो बस यही होता है कि वो 1857 की याद बनी हुई है और कभी साल में 2 बार निकाल ली जाएगी। आज वो खिलौना मानिए, या उसको सुरमाओं के लिए जो बहुत डरावनी थी वो समझिए। तो आज की स्थिति को देखकर तो यही समझा जाएगा कि यह तो चाहे जैसी भी रही हो, अंत उसका यही है कि कभी न कभी तो वो बंद होनी ही थी। तो यही चीज़ें इसमें बताई हैं, कंपनी बाग की तोप की खूबियों के रूप में कहिए, सौंदर्य के रूप में कहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कवि ने कहा है कि कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती हैं 2 बार। देखिए 2 बार कह के उन्होंने एक बड़ा प्रतीक दिया है। कौन सा प्रतीक दिया है? राष्ट्रीय पर्व की ओर। जैसे हमें विरासत में जब कोई चीज़ मिली रहती है तो हम क्या करते हैं, उसे बड़ा संभाल के रखते हैं। रखने के साथ ही साथ हम उसको संजोए रहते हैं कि ये हमारी विरासत है, हमारी यादगार है, हमारे पूर्वजों की यादगार है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई रहती हैं। तो इसमें भी कहा है, मुहाना कहने का मतलब होता प्रवेश द्वार, और धर रखी गई है होने का मतलब तो सामान्य सा अर्थ है कि लगा दी गई है।
संभाल का मतलब ही होता है देखभाल करना। विरासत का मतलब ही होता है पूर्वजों द्वारा जो चीज़ आपको मिली हो। तो यही कहा है यहाँ पर कवि ने। और कहते हैं कि इसकी होती है बड़ी संभाल। तो बड़ी संभाल होती है, हम ये मानते हैं हमारी विरासत की चीज़ है, हमारी यादगार, हम इसे संभाल के रखेंगे। तो संभाल के तो रखते हैं, लेकिन उसकी देख रेख में क्या करते हैं? देख रेख में यही करते हैं कि साल में 2-1 बार चीज़ों को निकालते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं और फिर पुनः वैसे उठा के दबा के रख देते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत ऐसे ही चलती रहती है। विरासत का मतलब ही यही है कि जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हो। तो तोप को भी यही मान लिया गया कि हमारे पूर्वजों ने इसको यादगार के रूप में हमें सौंप दिया है। चाहे उसे ये कहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की याद को संजोने दिखाने के लिए रखा है। तो यहाँ पर यही बता दिया है कवि ने कि कंपनी बाग के मुहाने पे जो रखी गई है यादगार के रूप में 1857 की तोप, उसे हम सिर्फ साल में 2 बार निकालते हैं, साफ सफाई करते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं, सफाई करते हैं और उस याद में कि हाँ ये हमारी यादगार है, हम फिर उसे उसी तरह छोड़ देते हैं। तो यही कहा गया है कि राष्ट्रीय पर्वों पर तो इसकी बड़ी देख रेख होती है, इसे संभालते हैं, विरासत में मिली हुई है ये सोच के। और राष्ट्रीय पर्व का कहने का मतलब तो आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो ये दोनों ही मौके ऐसे होते हैं जब हम इन्हें निकाल कर इनकी साफ़ सफाई कर देते हैं, चीज़ों को संभाल देते हैं। तो यह तोप जो है वो 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के विद्रोह में काम आई थी। ये भी याद रखने लायक बातें हैं। इसी तोप से भारतीय वीरों और क्रांतिकारियों को उड़ा दिया गया था। उस समय इस तोप की बहुत देखभाल की जाती थी, पर आज स्थिति क्या है कि हम साल में 2 बार भी अगर इसे देख लें तो ये बहुत है। बस ये सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। तो इन्हीं 2 अवसरों पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को कंपनी बाग की भी खूब साफ सफाई की जाती है, उसे देख रेख के लिए साफ सुथरा कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? आखिर यह तोप और बाग दोनों ही अंग्रेज़ों से हमें विरासत में मिले हैं। तो विरासत को हम जैसे संभाल कर संजो कर रखते हैं, ठीक वैसे ही इसकी भी देखभाल की जाती है। यही इस कविता में कवि ने बताया है। और कंपनी बाग के द्वार पर रखी गई है, तो तोप का वर्णन विशेष आकर्षण का केंद्र है, इसलिए उसे द्वार पर दिखाया गया है। और कविता जो है वो छंद मुक्त रचना है। छंद मुक्त रचना है जिसमें छंदों का योग नहीं होता, जिन कविताओं को पढ़ने से लयात्मकता नहीं होती है। तो ये कविता जो वास्तव में है गद्य के रूप में लिखी गई कविता है, गद्य के आधार पर लिखी गई कविता है, तो इसे बिना छंद मुक्त कविता कहते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हुए बहुत से सैलानी उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जब्बर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के छज्जे अपने ज़माने में। अब उन्होंने कहा कि सुबह शाम कंपनी बाग है तो वहाँ घूमने फिरने आने वाले लोग बहुत सारे होंगे। सैलानी का मतलब होता है दर्शनीय स्थल को देखने जाने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है। जब्बर का मतलब होता है ताकतवर या शक्तिशाली। सूरमा वीर को कहते हैं। और यहाँ पर कवि ने फिर यही बताया है कि स्वतंत्र भारत में आज कंपनी बाग घूमने फिरने की जगह बन गई है, जहाँ सैलानी के अलावा बच्चे भी सुबह शाम उसी कंपनी बाग में खेल कूद का मैदान बना लेते हैं, वहाँ खेलते कूदते हैं। कंपनी बाग भयाकुल करने की जगह नहीं रह गई है अब, क्योंकि वो डर खत्म हो गया है 1857 वाला कि जिसे देख के लोग कांपते थे। वहाँ बेफिक्र होकर लोग आते जाते हैं, उन्हें तोप का अब कोई डर नहीं रह गया है, क्योंकि वह प्रदर्शनी की चीज़ बन गई है। यह तोप आने जाने वालों को यह बताती है कि कभी वह भी बहुत शक्तिशाली थी, उसने भी अपने ज़माने में
अच्छे अच्छे लोगों को डराया था, वीरों को डराया था, जिनकी धज्जियाँ उड़ा दी थी, तो क्रांतिकारियों को भी उड़ा दिया था। तो यही इस कविता में बताया गया है। आगे कहते हैं कवि, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुँह बंद। तो देखिए कितना का, अब तो बहरहाल, बहरहाल कहने का मतलब उन्होंने बात को बहुत सामान्य अर्थों के भाव से ले लिया है कि अब तो इस स्थिति को बताने की कोशिश कर रहे हैं कवि कि अब तो क्या रह गया है कि ये छोटे छोटे बच्चों के खेल की चीज बन गई है। ये गौरैया चिड़िया का चित्र है, गौरैया। तो इन्होंने कहा कि स्थिति क्या है, छोटे लड़कों की जो घुड़सवारी के लिए खेल की चीज बन गई है, और जब उससे खाली होती है, जब उससे भी खाली होती है तो क्या होता है कि गौरैया चिड़िया उस पर अपना हक जमा लेती है और वो उसमें बैठकर गपशप करती है अपने झुंड समूह के साथ, अपने समय के साथ, अपने समूह के साथ वहाँ खेलती है, कूदती है, गपशप करती है, और तो और शैतानियाँ करती है। शैतानियाँ कैसी शैतानियाँ करती है, कभी उसके भीतर घुस जाती है। गौरैया चिड़िया बिल्कुल छोटी सी होती है और उस छोटी सी चिड़िया को दिखा के कवि ये दिखाना चाहते हैं कि जब ये बहुत जब्बर मानी जाती थी तो इसकी सूरमा भी इससे डरते थे, वीर भी डरते थे। आज नन्ही सी गौरैया इसको खेल की वस्तु बना ली है। तो बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही पड़ता है उसका मुँह बंद। तो यहाँ पर यही उसने बताया कि चाहे कोई कितना भी वीर हो, ताकतवर हो, हिम्मती हो, लेकिन कभी न कभी उसका अंत अवश्य आता है। तो कवि ने इस तोप कविता को भी यही बताया है कि कितनी भी हो, नन्ही सी गौरैया के खेल का सामान बनी है, बच्चों की, छोटे बच्चों की घुड़सवारी का सामान बनी हुई ये तोप। आज इसे लोग सैलानी सिर्फ घूमने आते हैं, याद की तरह देखते हैं। कभी इसके सामने कोई सूरमा और वीर नहीं ठहरते थे जो अंग्रेज़ों ने विरासत में हमें दे दी है, कंपनी बाग और ये तोप। तो हम उस 1857 के उस युद्ध को इसी तरह याद करते हैं। तो इस तरह से कविता में ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तोप के बदले हुए दिन का भी वर्णन किया है कि जिस तोप को हम बहुत जब्बर समझते थे, आज वह मात्र खिलौना रह गई है। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कवि ने बिल्कुल साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। काव्यांश छंद मुक्त है, इसके भीतर भी घुस जाती है तो भीतर भी में भवर्ण की आवृत्ति है, और एक दिन तो होना ही है, होना ही है हा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कभी कभी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। चिड़िया को, एक निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु के माध्यम से एक स्वरूप प्रदान करके, सजीव रूप देके, मानवीकरण करके कि वह बच्चों के खिलौने की चीज़ बनी हुई है, एक चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करके कवि ने इसके सौंदर्य को भी दिखाने की कोशिश की है कि कितना सौंदर्य है। आपको एक चीज़ और बता दें, नई कविता के युग में जितनी भी कविताएं लिखी जाती हैं, लगभग उन सभी कविताओं में सौंदर्य होगा, भाव होगा, मगर नहीं होगा तो उसमें लयात्मकता नहीं होगी, उसमें संगीतात्मकता नहीं होगी। उसका जो खास स्वरूप होगा वो ये होगा कि जैसे वो गद्य हो, जैसे गद्य की कविता होती है, गद्य पढ़ते हैं हम, उसी तरह गद्यात्मक भाव को लिखी हुई ये कविता होती है। तो उसी तरीके से इसमें दिखाया गया रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये तोप कविता यद्यपि बहुत छोटी सी कविता है और एक याद के लिए वीरेंद्र डंगवाल ने इसको संभवतः रचा है, उस 1857 के युद्ध की याद के लिए और विरासत के मिले हुए उस कंपनी बाग के लिए। और इस पाठ में
बहुत सारे मुहावरे भी आए हैं, इनका भी आप वाक्य प्रयोग करिएगा। तो इसी के साथ ही हम आपको अब ले आते हैं, इनके बारे में कुछ और बताएंगे, फिर उसके बाद प्रश्नों को कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको इस पाठ के पूर्व में जो चीज़ें दी गई थोड़ा सा उसको सुना दूं, ताकि आपको ये याद रहे कि इन प्रस्तुत पाठ में जो दो प्रतीक का चित्रण है, कंपनी बाग और तोप का, उसे ही बताने के लिए मैंने आपको ये पाठ के पूर्व में जो दिया गया है प्रसंग, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि आप उन पर भी ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही प्रतीकों का वर्णन किया गया है। वे चाहते थे कि इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और कंपनी यहाँ पाँव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हो, और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ में तोप आ रही है। तो कवि ने कुल मिला के ये दिखाया है कि हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो यही स्थिति होगी कि कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ व्यापार के रूप में आ करके यहाँ पाँव जमा लेगा, तो अंततः नुकसान भी हम ही उठाएंगे। इस कविता में जो काव्य सौंदर्य रचा है कवि ने, वो सौंदर्य है वास्तव में 3-4 चीज़ें मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी। एक तो इसमें कंपनी बाग के द्वार पर रखी हुई तोप का वर्णन है। दूसरा है इसमें छंद मुक्त रचना है। इसके काव्य सौंदर्य में आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये नई कविता युग की कविता है जो छंद मुक्त है। और अलंकारों के रूप में इसमें अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्त प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा में एक चित्रात्मकता का रूप दिया गया है। लयात्मकता नहीं है, संगीत नहीं है, लेकिन एक चित्र जरूर दिया गया है। पुराने समय के 1857 की कहानी को, कथा को इन्होंने कविता में पिरोने का प्रयास किया है, पिरोने की कोशिश की है। तो एक चित्रात्मकता भाषा में दिखाई पड़ती है, और साथ ही साथ भाषा में विभिन्न प्रकार के मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। मुहावरे भी बहुत सारे आए हैं, जैसे धर रखा, और मैंने आपको पीछे भी उस पर दिखाए हैं बहुत सारे मुहावरों को। उसको भी आप अपनी कविता में वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा, क्योंकि वाक्य प्रयोग आपके व्याकरण की चीज़ है। व्याकरण में आपको 4 नंबर में आता है कि मुहावरों का वाक्य प्रयोग कर दे। तो प्रायः ऐसा होता है कि पाठ के अंत में दिए गए मुहावरे या पाठ के बीच में, कविता हो, कहानी हो, गद्य हो, सभी में जहाँ कहीं भी मुहावरों का प्रयोग होगा, उन्हीं को उठाकर प्रश्नों के रूप में या व्याकरण में प्रश्नों के रूप में आपको पूछ करके आपको दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि पाठ में आए मुहावरे क्या हैं, तो ताकि आपको कभी भी पाठ से आए तो आप आसानी से उस वाक्य प्रयोग कर लें उसका। तो मुहावरों का प्रयोग इसमें बहुत है। साहित्यिक खड़ी बोली है, बिल्कुल साहित्यिक खड़ी बोली, गद्यात्मक रूप में गद्य की तरह लिखी हुई कविता है। तो ये चीज़ बहुत आवश्यक है। मानवीकरण मैंने आपको समझा ही दिया कि मानवीकरण भी मिलता है इसमें, इस तरह की प्रक्रिया दिखाई है। दूसरी चीज़ ये दिखाई है कि विरासत की मिली चीज़ों को हम साल 2 साल में एक बार उसकी देख रेख कर लेते हैं, फिर पुनः उसे वैसे ही उठाकर रख देते हैं। तो कवि ने यहाँ पर यही दिखाया है कि जो विरासत में मिली थी 1857 के युद्ध की, उसे हम करते क्या हैं, साल में 2 बार निकालते हैं, साफ सफाई करते हैं, कंपनी बाग की साफ सफाई करते हैं, सैलानियों को देखने की जगह बना देते हैं, उसे लोग घूमते हैं, फिरते हैं, और अंततः पूरे साल वो क्या होती है, या तो बच्चों के खेलने का सामान बनी रहती है, या चिड़ियों का घोंसला बना रहता है उसमें, या गौरैया चिड़िया
उसकी तोप के मुंह के आगे और पीछे से घूमती खेलती है अपने झुंड में, उसके लिए भी वो खेल का सामान बना रहता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सारी चीज़ों का रख रखाव किस तरह होता है। तो कवि ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हैं और संभाल के इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि वो पूर्वजों से प्राप्त है। हमारे पूर्वजों की यादें उसमें जुड़ी हैं, उस युद्ध की यादें जुड़ी हैं जो इस तोप के आगे तमाम सूरमाओं को उड़ा दिया गया था। सभ्यता और संस्कृति की बातें होती हैं इससे, ये सभ्यता और संस्कृति का एक अंग बन जाती है। तो इस तरह से तमाम राजनीतिक और सामाजिक जानकारी, गतिविधियों की जानकारी हमें इस कविता के माध्यम से हो जाती है। विरासत को हम हमेशा अगली पीढ़ी के लिए ज्ञान का वाहक बना के, एक यादगार बना के, उसकी एक प्रतीक बना के, विरासत के रूप में पूर्वजों की प्रतीक बनाकर भी उसे हम संभाल कर रखते हैं। ये नई पीढ़ी के जीवन का निर्माण का महत्वपूर्ण अंश बनेगी, ये सोच के भी हम उसकी रक्षा करते हैं, उसका रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस कविता में इन्हीं सब चीज़ों को दिखाया गया है। यद्यपि कविता बहुत छोटी सी है, कविता में जो भाव है बस वो इतना ही है, मुख्य भाव कि 1857 के युद्ध की याद है, फिर उस तोप के शक्तिशाली स्वरूप का वर्णन है, फिर उसके बाद तीसरी बात बताई गई है कि आज उसकी क्या स्थिति है। आज उसकी स्थिति क्या है कि वो कंपनी बाग की याद दिलाती है और उस कंपनी बाग में रख करके सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी है। तीसरी चीज़ उसके अलावा कि वो आज उसकी स्थिति ये है कि उस विरासत की मिली चीज़ को बच्चे खिलौना बना लिए हैं, चिड़िया का घोंसला बना है और हम साल में 2 बार निकाल के उसे साफ कर देते हैं। तो यहीं पर ये सारी चीज़ें कविता में बताई गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कविता बहुत कठिन नहीं लगेगी। आपको उस घटना का अगर पता चल गया है तो आपको इस कविता की विशेषताएं भी स्वतः पता लग जाएंगी और बहुत सारे काव्य सौंदर्य को मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कविता आपको समझ में आ गई होगी और अगर किसी तरह की कोई कठिनाई भाषा को लेके, शब्दों को लेके अगर आपको लगती है तो आप ऑनलाइन सेशन में, डाउट क्लियरिंग सेशन में आप उसे मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ऐसा आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी और इसके प्रश्नों को लेकर मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। आप तब तक इस कविता को पढ़िए, सुनिए बार बार ताकि आपको किसी तरह की कठिनाई न हो और प्रश्न उत्तरों के साथ, इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलती हूँ और कविता के प्रश्न के उत्तरों को हल कराऊंगी।